इस वीडियो में जब हम लोग शुरू करेंगे बच्चों, तो फंडामेंटल राइट्स आप लोगों ने अगर किसी ने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए होंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक के बगैर वो पेपर पूरा नहीं होता, ये कहा जा सकता है। यानी फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा पार्ट है जो कि पार्ट 3 में हम लोग बात करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की जाती है, जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इसके बारे में जिक्र ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, जिसमें कि पार्ट 3 और वही आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो कि पूछे जाते हैं। तो पार्ट 3 किससे रिलेटेड है? वो है फंडामेंटल राइट्स। यानी फंडामेंटल राइट, एक सवाल ये बनता है कि पार्ट 3 में किसके बारे में बात की जाती है, और एक सवाल ये बनता है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आता है। तो वो पार्ट 3 हो गया। अब बात करें कि कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल्स इसमें आते हैं, तो वो बात हो जाती है कि आर्टिकल 12(2) अगर हम लोग बात करें कि ये 32 तक पूरा इसमें आता है। यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 32 तक की अगर हम लोग बात करते हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करूँगी, 35, आर्टिकल 35 तक का पूरा जो आता है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। यहाँ के आपके 2-3 सवाल पूरे इसी में आ गए। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं, कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, ये सब हो गया। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है वो है कि ये विचारधारा यानी ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, कहाँ से अडॉप्ट किया है, तो वो हमने यूएसए से लिया है। यानी यूएसए में पहली बारी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई थी कि किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हमने यूएसए की विचारधारा को अपनाया है। यानी पहले ये वहाँ था, वहाँ पे इसके बारे में बात की गई थी, और उसके बाद हमने इसे सही लगने पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। एक सवाल ये हो गया कि कहाँ से लिया है। दूसरी बात करते हैं कि ये जस्टिशिएबल है। जस्टिशिएबल का मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हर किसी के लिए समान है। अगर हम लोग बात करते हैं जस्टिशिएबल है मतलब कि इसके लिए अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरीके की हानि या क्षति होती है तो हम उसमें न्यायालय में, यानी कि हम सुप्रीम कोर्ट में, हम हाई कोर्ट में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जस्टिशिएबल है। इसके बाद तीसरा जो इसमें सवाल पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट, कि कौन से पार्ट को, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो पार्ट 3 को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। लेकिन ये मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा जो है वो यूके की बात की जाए, अगर हम लोग यूनाइटेड किंगडम्स की बात की जाए, तो वहाँ के जितने भी इम्पोर्टेंट दस्तावेज होते हैं उन्हें मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो इम्पोर्टेंट अगर डॉक्यूमेंट्स हैं कौन से हैं, तो वो पार्ट 3 है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट पार्ट, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो है हमारा मैग्ना कार्टा, यानी कि पार्ट 3। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसकी आगे की हम लोग बात करते हैं। अब इसमें फंडामेंटल राइट्स में हम वही आर्टिकल्स उठाएंगे, क्योंकि हमने बात की बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो इसमें हम वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स उठाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो टीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो, SSC का हो, या आपके कोई भी, चाहे वो आपके शिक्षा से रिलेटेड हो या आपके अलग हो, इन सभी आर्टिकल्स से रिलेटेड आपके सवाल पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोगों का आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 जो है वो ये बताता है कि हम जुडिशियल रिव्यू इसका कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू करने का मतलब क्या हुआ कि हम इसमें कुछ भी ऐड भी कर सकते हैं, हम इसमें से कुछ घटा भी सकते हैं।
यहीं पर एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम उसके बारे में आगे की बात कर लेंगे। हमारी शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, जो कि हमारा 21A है, राइट टू एजुकेशन, वो इसी में तो आता है। लेकिन पहले नहीं था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो गया था 1950 में, तब ये नहीं था, इसे बाद में ऐड किया गया है। यानी कि आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंगली इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, जिसके बुनियाद पर हम इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं और कुछ भी हटा सकते हैं। यानी अगर हम लोग बात करें तो फंडामेंटल राइट्स आज के टाइम में हमारे 6 हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हुई थी तब तो 7 थे, यानी एक कम कर दिया गया। किसकी बुनियाद पर? इसी आर्टिकल 13 के बुनियाद पर हमने उस आर्टिकल को हटा दिया। वो कौन सा है हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन अभी मैंने सिर्फ आपको इसका मतलब समझाने के लिए ये भी बता दिया कि हम क्या ऐड कर सकते हैं और क्या इसे हटा सकते हैं। अब हम लोग जो क्लास में बात करेंगे वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स। इस फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। हमारा कोई भी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीचिंग का हो या नॉन टीचिंग का, हमारे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो वो क्वेश्चन पेपर लगभग पूरा नहीं माना जाता। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ये किस पार्ट में आता है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं या कितने थे, क्या क्या हुआ, इन सब के बारे में हम इस क्लास में जानेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, तो ये आता है हमारे पार्ट 3 में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आते हैं, तो पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की जाती है। ये 2 चीज़ें हो गई। इसके अलावा अब हम लोग बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट को इसे हमें देना, यानी हर नागरिक का अधिकार है कि उसे फंडामेंटल राइट्स की पावर दी जाए। इसकी बात करते हैं, ये बात हो गई मैग्ना कार्टा और यूएसए से लिया गया है, उसकी बात हो गई। अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, इन सब पूरे में इसमें हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, क्या क्या हुआ है चेंजेस तब से अब तक में, उसकी बात। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्टिकल 12 से लेकर के हम लोग यहाँ पे बात करें कि आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक ये सारे ही हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी पार्ट 3 से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, कुछ ऐड भी किया गया और इसमें से कुछ हटाए भी गए हैं, तो वो सब के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो जब हमारा 1950 में ये पार्ट ऐड किया गया था, ये पार्ट ड्राफ्ट किया गया था, उस टाइम पीरियड में इसमें टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, जो कि अब की अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे अब ये फंडामेंटल राइट्स सिर्फ 6 बचे हैं, यानी कि एक फंडामेंटल राइट को इसमें से हटा दिया गया था और उसको अलग आर्टिकल बनाया गया था। अब इन 6 आर्टिकल्स की बात करें, सबसे पहले बात आती है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल हम लोग की बात करें कि 14 से लेकर के, अगर हम लोग बात करें कि 14 से लेकर के ये पूरा 18 तक आता है। इसके बाद राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 19 से लेकर के, ये 19 से लेकर के 22 तक के सभी आर्टिकल्स इसके अंदर आते हैं। इसमें कुछ सब आर्टिकल्स हो जाते हैं जो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी हमें याद करने की चीज़ ये है कि 14, 15, 16, 17, 18 ये आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं ये आर्टिकल्स। इसके बाद 19, 20, 21, 22 ये आते हैं हमारे राइट टू फ्रीडम के अंदर। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ये 2 आर्टिकल्स ही सिर्फ हैं जो राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आते हैं, यानी सिर्फ 2 आर्टिकल्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। तो इसमें बात करें कि आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक के वो सभी इसी में आता है। आर्टिकल 29 से लेकर के 30 तक के
सब इसमें आते हैं। और लास्ट आर्टिकल सिर्फ 32 की बात करें तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में आता है। अब अगर हम लोग बात करें कि ये आर्टिकल सीक्वेंस में कैसे याद किए जाएं, क्योंकि सीक्वेंस में याद करेंगे तभी तो हम इनको याद कर पाएंगे, तो इनका एक शॉर्ट फॉर्म लेकर के चलते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब इसकी बात करें फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। अब इसकी बात करें कि कल्चरल एंड एजुकेशनल, और लास्टली अगर हम बात करते हैं रेमेडीज़ के बारे में, यानी EFX, R, C एंड डू और R, ये कुछ इस तरीके से कुछ हम याद करने की कोशिश करें तो सीक्वेंस में हमें याद करना ज़रूरी है। हम तभी इन आर्टिकल्स को दिमाग में बैठा पाएंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स इसमें आते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पर आर्टिकल 31 को हटाया है, मैंने उसका जिक्र यहाँ नहीं किया है। ये वही आर्टिकल था जिसे कि हटाया गया, यानी ये जो टोटल हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनको पहले तो ये 7 थे, यानी आर्टिकल हम बात करें तो 31 को हटाया गया है। आर्टिकल 31 को इस सीक्वेंस में से हटा दिया गया था। ये कब हटाया गया था उसकी बात करें और कैसे हटाया गया था उसकी भी बात करते हैं। तो ये जो अमेंडमेंट मतलब होता है हम किसी भी चीज़ को जब रिव्यू करते हैं तो उसमें हम या तो हटाते हैं या तो लगा देते हैं। तो उस कंडीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो आर्टिकल हमारा इस टाइम पीरियड में हटाया गया था 31, उसे हटाया गया था 1978 में, इसे इसमें से हटा दिया गया था और ये 44th अमेंडमेंट किया गया था। तब इस एक फंडामेंटल राइट को इस लिस्ट में से हटाया गया था। ये बात करें 1978, अमेंडमेंट कौन सा था? 44th। अब इसके अलावा एक चीज़ जो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं और कि आर्टिकल 21A को इसमें ऐड किया गया, आर्टिकल 21A को इसमें ऐड किया गया था। ये हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन की जो हम लोग बात करते हैं वो हम सभी को पता है, बस ये याद नहीं रहता कि वो किस आर्टिकल में है, कब ऐड किया गया, क्या है। वो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21A, जिसे कि इस लिस्ट में ऐड किया गया था, जिसे सभी को शिक्षा लेने का अधिकार कहा जाता है। वो यही वाला आर्टिकल है जो कि 86th अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में ऐड किया गया था। इस आर्टिकल को इसमें ऐड किया गया था। अब इतनी कहानी हो रही है कि हम किसी को हटा रहे हैं, किसी को लगा रहे हैं, ये पावर कहाँ से आई? ये